Hello everyone. Today we will learn sexual reproduction in flowering plants. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जानने से पहले हमें सबसे पहले फ्लावर के कौन से पार्ट्स होते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो फ्लावर का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो देखिए, ये रिसेप्टेकल है या इसको थैलेमस भी बोलते हैं। इसके ऊपर सारे पार्ट्स अरेंज होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है ये देखिए, ये कार्पेल या इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और उसके बगल में ही है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं स्टेमेन। तो स्टेमेन का दो पार्ट है, एक तो एंथर जो हेड होता है उसको एंथर, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। उसके बाद है ये पेटल्स। पेटल्स कलरफुल होते हैं। कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि ये इंसेक्ट्स को या जो पॉलिनेटर्स है ये उनको अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से पॉलिनेशन होता है। और नेक्स्ट टू द पेटल्स आर द सेपल्स। सेपल्स क्या करते हैं? सेपल्स का काम होता है जब जो फ्लावर है जो बर्ड फॉर्म में रहता है, मतलब जो छोटा सा बर्ड फॉर्म होता है उसका, तो उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और जो सेपल्स है, सारे सेपल्स मिलके बनाते हैं कैलिक्स, और सारे पेटल्स मिलके बनाते हैं कोरोला। ठीक है। तो जो फ्लावर होता है उसको हम कहते हैं कि मॉडिफाइड स्टेम। अभी मॉडिफाइड स्टेम क्यों? क्योंकि जो स्टेम होता है, स्टेम में क्या होता है? नोड्स प्रेजेंट होते हैं और इंटर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि नोड से ही जो फ्लावर का लीफ होता है वो फॉर्म होता है। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? जिसमें जो सेल्स है वो डिवाइड करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसका कंप्रेस स्ट्रक्चर ही होता है क्या? फ्लावर। अगर इस पोर्शन को आप कंप्रेस्ड कर दे दो तरफ से, अप साइड और डाउन साइड से, तो यहाँ पर आपको ये फ्लावर स्ट्रक्चर मिलेगा। तो क्या हो गया? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। जैसे देखिए, फ्लावर का जो भी पार्ट्स है, जैसे पिस्टिल या स्टेमेन, फिर पेटल, सेपल, ये सारे पार्ट्स जो एपिकल मेरिस्टेम है इसके हर एक नोड से प्रोड्यूस हुए हैं। जैसे फ्लावर का सबसे पहला पार्ट जो पहले वॉल से प्रोड्यूस हुआ है वो है ये कार्पेल या पिस्टिल। तो देखिए, एपिकल मेरिस्टेम का जो फर्स्ट ऊपर के तरफ से जो पहला नोड है उससे प्रोड्यूस हुआ है क्या? ये कार्पेल। और उसके ठीक नेक्स्ट जो नोड है उससे प्रोड्यूस हुआ है स्टेमेन। फिर नेक्स्ट स्टेमेन के बाद क्या है? तीसरा है पेटल। तो पेटल कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? ये जो दूसरा नोड है उसके नेक्स्ट जो भी नोड होगा उससे प्रोड्यूस होगा क्या? पेटल। और उसके नेक्स्ट नोड से क्या होगा? सेपल प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम इसीलिए कहते हैं कि ये कंप्रेस स्ट्रक्चर है और इसको हम मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। तो कैलिक्स और कोरोला है एक्सेसरी वर्ल्ड, और पिस्टिल और स्टेमेन है एसेंशियल वर्ल्ड्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होता है, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। अभी एंथर हो सकता है मोनोथिकस या फिर डाइथिकस। मैक्सिमम केस में जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है, मतलब एंथर के दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और सिर्फ मालवेसी फैमिली में क्या होता है? उसमें सिंगल लोब्ड एंथर प्रेजेंट होते हैं। तो जो डाइथिकस, थीका का मतलब क्या है? थीका का मतलब यहाँ पर है लोब्स। तो जो दो लोब है, यहाँ पर देखिए, ये है एक लोब और ये है दूसरा लोब। तो हर एक लोब में ये दो क्या प्रेजेंट है? इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरांजिया। माइक्रोस्पोरांजिया से क्या प्रोड्यूस होता है? माइक्रोस्पोरांजिया से जब ये मेच्योर हो जाएंगे, यहाँ से पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। तो एक पूरे बायलोब्ड एंथर में कितने माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 माइक्रोस्पोरांजिया इज प्रेजेंट। और ये जो दो लोब्स है इनके बीच में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस पोर्शन को हम कहते हैं कनेक्टिव, जो कि बना हुआ होता है सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल से। ठीक है।
और आपने देखा ही होगा, आपको याद होगा कि क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि एंथर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे बेसिफिक्स्ड, एडिनेट, डॉर्सिफिक्स्ड, वर्सेटाइल, ये सारे। मतलब एंथर से जो फिलामेन है वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, इससे इसके ऊपर से हम इनको इन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल्स। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर की तरफ 4 वॉल्स हैं। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ होता है एपिडर्मिस, उसके अंदर उसके इनर साइड में एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर और लास्ट में टैपेटम है, इनर मोस्ट सेल लेयर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो इन 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होता है और उसके अंदर रहता है स्पोरोजेनस सेल्स। जो ये पिंक पोर्शन देख रहे हैं ये है स्पोरोजेनस सेल्स, और इसके जो बाहर की तरफ ये है इसके 4 वॉल लेयर्स। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है। अभी एपिडर्मिस का काम क्या होता है? नॉर्मली प्रोटेक्शन देना। इस केस में भी यही है, एपिडर्मिस क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोथीसियम। एंडोथीसियम सेल लेयर इज जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस सेल लेयर, और इसमें हम देख सकते हैं कैलोस थिकनिंग है। अभी कैलोस क्या है? कैलोस एक प्रोटीन है जो लेंथ वाइज, सेल्स के लेंथ वाइज इसका डिपोजिशन होता है। ठीक है, लेंथ वाइज डिपोजिशन होता है। इससे क्या होता है? सेल्स के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये ब्लॉक नहीं होते, इसीलिए लेंथ वाइज इसका डिपोजिशन होता है। उसके नेक्स्ट लेयर है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर का जो काम है ये डेहिसेंस के टाइम में हेल्प करता है। डेहिसेंस मतलब जो एंथर वॉल का जो रप्चर होता है और उसके बाद पोलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं, इसमें मिडिल लेयर हेल्प करते हैं। और जो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ये दोनों सेल लेयर्स हैं, ये सिंगल सेल लेयर होते हैं। और मिडिल लेयर क्या होता है? इसका 2 to 3 सेल लेयर थिक होता है, थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन इसमें जो पैरेन्काइमा सेल्स है ये थोड़े लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में इनर मोस्ट लेयर होता है टैपेटम। अभी इसके सारे स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस स्लाइड में। देखिए, सबसे बाहर की तरफ है ये सिंगल सेल लेयर, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके नेक्स्ट में है क्या? एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम है ये रेडियली अरेंज्ड और ये भी है सिंगल सेल लेयर। करेक्ट। उसके बाद है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर मैंने क्या कहा था? इट इज 2 to 3 सेल लेयर थिक। ठीक है, तो ये है हमारा मिडिल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर है टैपेटल सेल लेयर। इसमें जो सेल्स है आप देख सकते हैं कि ये इनर मोस्ट लेयर है और ये थोड़े पिरामिड शेप के हैं, है ना? थोड़े इरेगुलर पिरामिड शेप के ये सेल लेयर्स हैं। और ये जो सेल्स है इसमें देखिए आप मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज है। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब सेल डिविजन के टाइम इनका कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। इसका कैरियोकाइनेसिस हुआ था लेकिन बाद में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो कैरियोकाइनेसिस होने से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होके न्यूक्लियाई बनते हैं, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। मतलब एक ही सेल है लेकिन उसमें क्या होता है? मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इस केस को हम क्या कह सकते हैं? सिंसिटियम। ठीक है। हम्म और नेक्स्ट आप ये भी जान लीजिए कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यही बाद में मेच्योर होने के बाद क्या बनते हैं? यही पोलन सैग बनते हैं। और ये जो एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये जो सारे सेल लेयर्स है ये पोलन ग्रेन्स को, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है, इनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए आप ये कंपैरिजन देख लीजिए पहले। ये है यंग एंथर, एकदम कॉम्पैक्ट, और ये है जो मेच्योर एंथर है। ठीक है, तो इसमें देखिए उतने सेल्स नहीं है। मतलब जो पोलन ग्रेन्स है जो डेवलप्ड हो चुके हैं, ये सारे पोलन ग्रेन्स क्या कर रहे थे? ये जो मिडिल लेयर थे, टैपेटल सेल्स थे, इससे इन्होंने न्यूट्रिशन लिया था। तो इनका काम क्या था? मिडिल लेयर और टैपेटम का काम था इनको न्यूट्रिशन देना, और दूसरा
इनको डेहिसेंस में हेल्प करना, स्ट्रोमियम को, ये सारे हेल्प करने के बाद ये जो सेल लेयर्स है ये डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। और मेच्योर होने के बाद जो एंथर है, एंथर पूरा स्ट्रॉन्ग या फाइब्रस एंड रिजिड बन जाता है, एक्सेप्ट फॉर दिस पॉइंट। मतलब ये जो स्ट्रोमियम पोर्शन है, ये जगह को छोड़ के बाकी पूरा जो एंथर है वो एक रिजिड एंड फाइब्रस स्ट्रक्चर बन जाता है। इसीलिए मेच्योर एंथर जो है सिर्फ यही जगह से थोड़े सॉफ्ट होते हैं और यही से इनका रप्चर होता है, जिसको हम कहते हैं डेहिसेंस, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। यहाँ से पोलन ग्रेन्स जो है वो रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है टैपेटम। अभी देख रहे हैं आप कि टैपेटम के अंडर में बहुत सारे पॉइंट्स है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये इनर मोस्ट सेल लेयर है, ठीक है। तो टैपेटम के जो सेल्स है ये पिरामिड शेप के होते हैं और इसमें थिक साइटोप्लाज्म होते हैं। अभी थिक क्यों बना हुआ होता है? क्योंकि इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज है ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेलिज ज्यादा होने से क्या होता है, जो इसका मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत हाई होता है, केमिकल रिएक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, मतलब इसमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हुआ था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था, करेक्ट। उसके बाद ये न्यूट्रिटिव सेल है, मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है इनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो टैपेटम के अंदर देखिए न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, फ्री अमाइनो एसिड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इट सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम। अभी कैलेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? फिर टैपेटम सेल्स, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जब पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे उसमें हम देखेंगे कैलेज एंजाइम का काम। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूसेस यूबिश बॉडीज। अभी यूबिश बॉडी का भी काम होता है। यूबिश बॉडी में स्पोरोपोलेनिन होता है, मतलब टैपेटम जो है ये यूबिश बॉडी भी प्रोड्यूस करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन को क्या कहते हैं? मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, एंजाइम रेजिस्टेंट भी होता है और पीएच रेजिस्टेंट भी होता है। मतलब अगर किसी एनिमल ने अगर कोई पोलन ग्रेन खा लिया तो उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से जब ये जाएंगे तो उसमें इसको एंजाइम्स इनकाउंटर करेंगे, डिफरेंट पीएच इनकाउंटर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इसको जो पोलन ग्रेन होगा उसको ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और स्पोरोपोलेनिन जो है ये एक्साइन लेयर फॉर्म करते हैं। एक्साइन लेयर कहाँ पर है? जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स के बाहर की तरफ दो लेयर्स होते हैं, एक एक्साइन लेयर और दूसरा इंटाइन लेयर, जो कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो स्पोरोपोलेनिन क्या बनाता है? एक्साइन लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो फॉर्म्स पोलन कीट। पोलन कीट क्या होता है? जो आपने कुछ फ्लावर्स के एंथर का जो आप पोलन ग्रेन्स देख सकते हैं, येलोइश टाइप के बॉडीज होते हैं जो कि हम टच करने से ही हमारे फिंगर्स में वो स्टिक हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम पोलन कीट। तो ये एक मैकेनिज्म हो सकता है कि पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। जो इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्ट्स के जो लेग्स है उनमें ये पोलन कीट इजीली स्टिक हो जाते हैं, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। टैपेटम के दो टाइप्स होते हैं, एक तो ग्लैंड्यूलर टैपेटम और एमीबॉयड टैपेटम। ग्लैंड्यूलर का मतलब ये होता है कि इट इज सिक्रेटरी इन नेचर, इसका काम होता है सिक्रेशन करना। और एमीबॉयड लेयर जो होता है ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं, मतलब सराउंडिंग जो सेल्स है इससे कनेक्टेड रहता है और इनका काम होता है केमिकल्स कैरी करना। अभी ये जो चार सेल लेयर्स फॉर्म हुए हैं ये कैसे फॉर्म हुए हैं? देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एकदम यंग कंडीशन में क्या होता है, एपिडर्मिस होता है और उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैन डिवाइड देमसेल्व्स, राइट, और उसमें कुछ भी लोब्स नहीं बने हुए होते हैं।
कुछ भी नहीं। तो बाहर था एक एपिडर्मिस और उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और एपिडर्मिस के ठीक अंदर होते हैं हाइपोडर्मल सेल लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, हाइपोडर्मिस। तो उन हाइपोडर्मिस सेल में से कुछ सेल क्या होता है, आर्किस्पोरियल सेल जैसा एक्ट करने लगते हैं। आर्किस्पोरियल सेल जैसा एक्ट करने लगते हैं। तो जो आर्किस्पोरियल सेल्स है ये बाद में ये एंथर के अंदर 4 ये लोब्स बनाने लगते हैं। देखिए यहाँ पर कोई लोब नहीं था, और बी में देखिए 1 2 3 एंड 4 4 लोब्स ये बन रहे हैं। ठीक है, दे आर डेवलपिंग। और उसके बाद ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है ये फिर से डिवाइड होंगे, और डिवाइड होने के बाद ये 2 तरह के सेल्स फॉर्म करेंगे। एक तो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। ये इनर तरफ में इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स फॉर्म करते हैं। तो आर्किस्पोरियल सेल्स जो है वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होके क्या बनते हैं, सबसे पहले तो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जिससे जो सेल लेयर्स है, जो सेल वॉल्स है, जैसे एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये सारे सेल लेयर्स बनते हैं पैराइटल सेल से। और इनर साइड में क्या होता है, स्पोरोजेनस सेल्स बनते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस सेल्स है, यही मैच्योर होके क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, मतलब प्रिकर्सर सेल्स ऑफ द मेल गैमेट्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है ये डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है, मतलब ये डिवाइड होके क्या बनाएंगे, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अभी इस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ड्रॉ अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर एंड लेवल द डिफरेंट पार्ट्स, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये कि ये आपको एक क्रॉस सेक्शन आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसको लेवल कर देंगे, लेकिन उसमें ABCD रहेगा। ठीक है, इस पिक्चर का हो सकता है इन्होंने ड्रॉ कर दिया और इसमें थोड़े से लेवलिंग कर दिए और उसमें ABCD रहेगा, और आपको कहेंगे कि आइडेंटिफाई दिस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, MMC भी कहते हैं इनको। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फिर से है फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो एंथर जब डेवलप करते हैं, वो जब मैच्योर हो जाते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है, जो सेल्स है, ये क्या होता है, ये कैपेबल हो जाते हैं माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करने के लिए, और तब ये स्पोरोजेनस सेल्स को हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हम कब कहेंगे, व्हेन द स्पोरोजेनस सेल्स आर कैपेबल टू गिव राइज टू द माइक्रोस्पोर्स। अभी माइक्रोस्पोर्स जो फॉर्म करेंगे वो होंगे टेट्राड फॉर्म में, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है, वो क्या करेंगे, वो उनका मियोसिस होगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 से होके ये क्या बनेंगे, ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड, 1 2 3 4। और ये चारों सेल होते हैं हैप्लॉइड, और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो है डिप्लॉइड, 2n। ठीक है, और ये जो चारों सेल्स है इनके बीच में ये जुड़े हुए होते हैं कैलोस प्रोटीन से। तो हमने पढ़ा था कि टैपेटम सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम। तो कैलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के बाद कैलेज एंजाइम इस कैलोस को ये डिग्रेड करते हैं, तो ये हैप्लॉइड सेल्स जो है ये रिलीज हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का ये कुछ फॉर्म्स है, ऐसे ये फॉर्मेशन होता है। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मतलब जो चौथा जो सेल है वो पीछे की तरफ है। ये 3D स्ट्रक्चर है, ये है आइसोबाइलेटरल, और ये सबसे कॉमन टाइप का जो माइक्रोस्पोर टेट्राड यही है। तो पोलेन ग्रेन क्या है, पोलेन ग्रेन है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। पोलेन ग्रेन फॉर्मेशन होने के बाद टैपेटम जो है ये इसका एक्साइन और इंटाइन लेयर ये सीक्रेट करता है।
टैपेटम जो स्पोरोपोलेनिन फॉर्मेशन करता है, प्रोड्यूस करते हैं, इससे बनता है पोलेन ग्रेन का एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर थोड़ा सा थिक होता है और ये इरेगुलर शेप का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इरेगुलर शेप है और थोड़ा सा थिक है। एक्साइन लेयर के बाद इनर साइड में होता है ये थिन इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। तो पोलेन ग्रेन का दो सेल लेयर्स होते हैं, एक तो एक्साइन और दूसरा है इंटाइन। और देखिए जगह जगह पर ये एक्साइन लेयर एब्सेंट है, तो इन पोर्स को हम कहते हैं जर्म पोर्स। ठीक है, जर्म पोर्स से क्या होता है? जर्म पोर्स से ही ये जो न्यूक्लियस है, मतलब बाद में हम देखेंगे, यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है और यहाँ से जो गैमेट सेल्स है ये रिलीज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होते हैं। और जो जर्म पोर्स है, यहाँ पर देखिए छोटा सा जर्म पोर है, ये जो डाइकोट प्लांट्स में होते हैं और जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उसमें ये पोर्स थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से लार्जर होते हैं, उनको हम कहते हैं जर्म फारो, FURROW। तो अभी मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन कैसे होता है? जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बने हुए थे, तो देखिए ये कैलोस प्रोटीन थे जिसमें से 4 माइक्रोस्पोर्स अटैच्ड थे। तो कैलेज एंजाइम जो कि टैपेटम से ही सीक्रेट हुआ था, उससे ये कैलोस जो लेयर है ये क्या हो गया? डीजेनरेट कर गया और ये हैप्लॉइड सेल्स रिलीज हो गए। और उसके बाद टैपेटम जो है, टैपेटम इस पोलन ग्रेन को, इसका एक्साइन और इंटाइन लेयर इसका फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, अभी इसमें जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स ये यूनाइट हो जाएंगे, फिर ये जो हैप्लॉइड सेल है इसका भी फिर से सेल डिविजन होगा। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा? असिमेट्रिकल स्पिंडल फॉर्मेशन की वजह से जो माइटोटिक डिविजन होगा। ठीक है, हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर है इनका माइटोटिक सेल डिविजन होगा और होने से क्या होगा? दो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, एक थोड़ा सा लार्जर होगा और दूसरा सा जो है वो थोड़ा स्मॉलर होगा। जो लार्जर सेल है उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल, कुछ भी कह सकते हैं। ट्यूब सेल क्यों? क्योंकि इसमें से बाद में पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। ठीक है, और ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेगा, ये सिर्फ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल से ही मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जो जेनरेटिव सेल है इसके चारों तरफ कैलोस का डिपोजिशन होगा, इसके इस चारों तरफ कैलोस का डिपोजिशन होगा। इससे क्या होगा? दिस सेल विल लूज इट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम द सेल वॉल। ठीक है, तो ये बाद में क्या बन जाएंगे? सेल वॉल से कॉन्टैक्ट लूज होने के बाद ये एक स्पिंडल शेपेड का एक सेल बन जाएगा जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करने लगेगा। और इस स्टेज को हम कहेंगे क्या? टू सेल स्टेज या बाई सेल स्टेज, जो कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में यही सेल प्रेजेंट होता है। जब एंथर मेच्योर हो जाते हैं तब ये टू सेल स्टेज में ही ये रहते हैं। और बाकी 40% केस में क्या होता है? 3 सेल स्टेज बनते हैं। अभी 3 सेल स्टेज कब बनते हैं? जब ये जेनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस से डिवाइड होके क्या बनाएंगे? मेल गैमेट्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। तो मैक्सिमम केस में ये 2 सेल स्टेज ही रहते हैं। तो after this two cell stage anther or pollen grain reaches on the stigma, then it will divide and form two male gametes. Generative cell will divide and form two male gametes. ठीक है, तो ये आपसे आपके इस चैप्टर से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल है क्लास 12 में। ऐसा ही पिक्चर कुछ आपको ड्रॉ भी करना है आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में। और यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये टेल वाले पोर्शन को छोड़ के ये स्ट्रक्चर है एक पोलन ग्रेन का, और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं जर्म पोर। तो जो ये बाहर की तरफ एक्साइन लेयर है और ये इंटाइन लेयर है।
है ना। और जो इंटाइन लेयर है इसी का देखिए सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये एक्सटेंडेड होके क्या बना है, ये ट्यूब सेल एक्सटेंशन होके क्या बना है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और ये जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल बाद में यहाँ पर माइटोसिस करके डिवाइड होने के बाद क्या बनाएंगे, ये दो मेल गैमेट्स या स्पर्म सेल्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे मेगा स्पोर मदर सेल में सेल से जो भी एग्स बनेंगे उसको ये फर्टिलाइज करे। पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है, मतलब एंथर से रिलीज होने के बाद जो इसका वायबिलिटी है, ये स्पीशीज टू स्पीशीज ये वेरी करता है। जैसे सीरियल फैमिलीज में क्या होता है, जैसे राइस या व्हीट, इन फैमिलीज में क्या होता है, वायबिलिटी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। और कुछ और प्लांट्स भी होता है जैसे सोलानेसी फैमिली या लेगुमिनेसी, इनका जो वायबिलिटी पीरियड है ये कुछ महीनों तक ये मेंटेन रहता है। और कुछ कुछ केस में हम पोलन ग्रेन्स को हम पोलन बैंक में स्टोर भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में। और जैसे कि पोलन ग्रेन इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें फ्री अमाइनो एसिड्स होते हैं, फिर बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इसीलिए ये आजकल क्या करते हैं, सिरप या टैबलेट के रूप में हम इसको हेल्थ सप्लीमेंट के हिसाब से हम इनको इनटेक करते हैं। तो इससे क्या होता है, काफ़ी एथलीट्स जो होते हैं वो भी लेते हैं, इससे उनका जो परफॉर्मेंस है ये इंक्रीज होते हैं। और कुछ कुछ प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है ये एलर्जेटिक होते हैं और सीवियर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारे होते हैं। पार्थेनियम जो है, पार्थेनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ये एक एक्सोटिक स्पीशीज है। मतलब जो फीड का कुछ प्लांट वो बाहर से इंपोर्ट करने के टाइम ये पार्थेनियम भी बाय चांस आ गया था, ठीक है। तो पार्थेनियम बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है और एलर्जेटिक होता है।